उसने कहा तुम्हारी औकात क्या है, कुछ करके दिखाओ तो जाने। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। तब मैंने पूरा मन बना लिया था कि मुझे पीसीएस परीक्षा को क्रैक करना है और कुछ ना कुछ करके दिखाना है। पसीना ऐसे ऐसे टप 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 चूता रहता था, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। लेकिन एक मिस्टेक मैंने की, जो कि बहुत बड़ी एक ब्लंडर थी। वो रिजल्ट देखने के बाद जब मुझे अपना रोल नंबर उसमें नहीं दिखा पीडीएफ में, तो मुझे बहुत हताशा हुई। लेकिन हस्बैंड ने कहा कि अगर तुम्हें मेंस देना है तो तुमको घर छोड़ना पड़ेगा। मेरे मन में बिल्कुल ऐसे ऐसे हो रहा था, मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। कहते हैं कि अगर हौसलों में जान हो और अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत की जाए, तो उसके आगे किस्मत को भी नतमस्तक होना पड़ता है। मेरे अंदर एक सनक थी अपने लक्ष्य को पाने की, अपने नाम के आगे अधिकारी शब्द को लगाने की और लोगों को कुछ प्रूफ करके दिखाने की। नमस्कार, मैं हूँ आरती। मैं पीसीएस 2020 की परीक्षा में पीईएस अधिकारी के रूप में चयनित हूँ। आज आपके सामने अपनी कहानी को जोश टॉक के माध्यम से शेयर करने वाली हूँ। मैंने 12वीं रैंक प्राप्त की है। लड़कियों में मेरा चौथा स्थान था और ये सारी सफलता मैंने बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी से अपने खुद के प्रयासों से अर्जित की है। मेरा जन्म रायबरेली जिले के मुंशीगंज एक छोटे से कस्बे में हुआ। मेरी सारी पढ़ाई हिंदी माध्यम सरकारी विद्यालय से हुई। मेरा स्कूल घर से 5 किलोमीटर दूर शहर में था। मैं सुबह 7 बजे साइकिल से निकलती थी, विद्यालय जाती थी, 12 बजे मेरी छुट्टी होती थी, मैं वापस साइकिल चला के अपने घर आती थी। उसके बाद ट्यूशन क्लासेस होते थे, जो कि फिर से शहर में होते थे। मैं फिर साइकिल चला के ट्यूशन क्लासेस करती थी और शाम को 5 बजे छुट्टी के बाद वापस घर आती थी। ये जो मेरा बीच का टाइम होता था, उसमें मुझे मेरे भाई थे छोटे, मेरी माँ वर्किंग थी, इसलिए बीच के टाइम में मुझे उनकी भी देख-रेख करनी होती थी। उन्हें स्कूल से लेकर आना, उन्हें खाना खिलाना वगैरह-वगैरह। इस तरह से मेरी सारी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई होती है। इसके बाद मैंने बीएड कोर्स में एडमिशन लिया और फिर ये हुआ कि कोई एक सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ा जाए। इसके तहत मेरे नंबर अच्छे होने के कारण मेरा बीटीसी में एडमिशन हो जाता है और मैं बीटीसी कोर्स 2 साल का जो होता है, मैं करने लगती हूँ। हमारे उसी कोर्स के दौरान हमारा एक एनुअल फेस्ट होता है, जिसमें माननीय जिलाधिकारी महोदया जो कि उस समय अमृता सोनी जी थीं, उन्हें चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। जब वो आईं, तो मैंने देखा कि एक उनको इतना सम्मान दिया गया, उनके लिए हम लोगों ने इतनी तैयारियाँ की थी और ख़ास तौर से एक महिला होने के नाते जब मैंने ये देखा कि एक लेडीज़ को इतना सम्मान समाज में मिल रहा है, तो उस दिन मेरे मन में एक सपना बुना मैंने। लेकिन मुझे उस समय ये नहीं पता था कि पीसीएस नाम की भी कोई परीक्षा होती है, उसे कैसे करना है या वहाँ तक कैसे पहुँचना है, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। ख़ैर, मेरा कोर्स खत्म हुआ, उसके बाद मैंने एक सरकारी टीचर की प्राइमरी वाली जॉब पकड़ ली और इसी दौरान मेरी शादी हो जाती है। शादी के बाद मेरे सर पे नई ज़िम्मेदारियाँ आती हैं और मैं अपनी इसी ज़िंदगी में रच-बस जाती हूँ। कभी ऐसा होता है कि जब आप एक लाइन पकड़ लेते हैं या अपने रूटीन में आ जाते हैं, तो आप उस बड़े लक्ष्य को भूल जाते हैं, जो सपना आपने शायद पहले कभी देखा था। ख़ैर समय बीतता गया, जॉब चल रहा था, इसी बीच मैं 2 बच्चों की माँ बनी, लेकिन कहीं न कहीं मेरी ज़िंदगी ठहर-सी गई थी। उसके बाद मेरे साथ एक किस्सा हुआ। किस्सा कुछ इस तरह है कि मैं एक दिन फ़ेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, वहाँ पर मेरे एक स्कूल टाइम की एक फ्रेंड की प्रोफ़ाइल मैं देख रही थी। उसको स्क्रॉल करते-करते मैं फ्रेंड लिस्ट पर जब पहुँची, तो मुझे एक प्रोफ़ाइल दिखा। वो प्रोफ़ाइल था मेरी एक फ्रेंड अर्चना गौतम का, जो मेरे ही साथ सरकारी स्कूल में मेरे साथ पढ़ती थी, मेरे साथ आती-जाती थी। उसकी प्रोफ़ाइल पे लिखा हुआ था कि वर्किंग एज़ साइंटिस्ट इन जर्मनी। मैं उसको पढ़ के एकदम से शॉक्ड हो गई। मुझे ये लगा कि मेरे ही साथ पढ़ने वाली लड़की, मेरी ही फ्रेंड जो मेरे ही तरह एवरेज थी, मैं उसे बहुत करीब से जानती थी, अगर वो इतना अच्छा जंप ले सकती है, इतना कुछ अचीव कर सकती है अपनी लाइफ़ में, तो मैंने क्या अचीव किया? बहुत एवरेज नौकरी मैं कर रही थी, एक घर-परिवार सँभाल रही थी और मैं माँ भी बन चुकी थी। ये तो एक लाइफ़ का पार्ट था, लेकिन मैं उस सपने को भूल चुकी थी, जो मैंने शायद कभी जब डीएम मैम को देखा था, तब मैंने अपने मन में बुना था। उस इंसिडेंस के बाद 5 रातों तक मुझे नींद नहीं आई। मेरे ज़हन में दिन-रात बस यही चलता रहा कि क्या मैं एक सिर्फ़ मामूली सी नौकरी करके रह जाऊँगी या जीवन में कुछ बड़ा भी कभी कर पाऊँगी? फिर मैंने सोचा कि आज मेरी स्थिति ये है कि मेरे ऊपर इतनी ज़िम्मेदारी है, 2-2 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं और मेरी शादी को इतना टाइम हो चुका है। कैसे होगा ये सब या मैं क्या करूँ? तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना यहीं रह कर के कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँ। तब मैंने पीसीएस परीक्षा के बारे में जानकारी जुटाई और
उसी साल 2018 का जब नोटिफ़िकेशन जुलाई महीने में आया, तब मैंने पूरा मन बना लिया था कि मुझे पीसीएस परीक्षा को क्रैक करना है और कुछ न कुछ करके दिखाना है, तभी मेरे मन में वो संतोष की भावना आएगी, जो कि कहीं न कहीं लैकिंग थी। मैं पूरी जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ पढ़ाई में जुट गई। मैंने हर वो कोशिश की कि मैं कोई कमी ना छोड़ूँ अपनी तरफ से, और इनिशियली मुझे दिक्कत होती थी इतने घंटे पढ़ के बैठ के पढ़ने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं वो जो मेरी बचपन की साइकिल वाली मेहनत थी, वो यहाँ पे काम आई और मुझे ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई। मैंने धीरे-धीरे खुद को एडॉप्ट किया, अपनी पढ़ाई के घंटे बढ़ाए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। ख़ैर, जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो मेरे स्कूल में एक कलीग थी। वो मुझे बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। उसे पता था कि ये तैयारी कर रही हैं, थी उसकी पूरी कोशिश रहती थी कि ये किसी न किसी प्रकार से परेशान रहें और अपनी पढ़ाई में फ़ोकस ना कर पाएँ। ख़ैर, एक दिन स्वच्छता अभियान के तहत हम लोग स्कूल में बच्चों की रैली निकाल रहे थे। जब हम लोग रैली निकालते हैं तो उसकी फ़ोटोज़ वग़ैरह होती हैं, तो वो किसी भी फ़ोटो में मुझे शामिल नहीं करती थी। स्कूल के किसी भी इवेंट में मुझे शामिल नहीं करती थी। तो उस दिन मुझे भी लगा कि मैं रैली में जाऊँगी और मुझे भी फ़ोटो में शामिल होना है। तो मैं जब रैली जा रही थी तो सेंटर में आने की कोशिश की, तो वो अलग एंगल से फ़ोटो खींचने लगी, तो मैं और सेंटर में आई तो उसने अपना एंगल फिर से चेंज कर दिया। मैंने सोचा आज तो फ़ोटो में आना ही है। वो आई, उसने ज़ोर से मुझे धक्का दिया, उसने कहा तुम्हारी औकात क्या है? कुछ करके दिखाओ तो जाने। उस दिन तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं बहुत रोई भी, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। कुछ चीज़ों के जवाब बोल के नहीं दिए जाते, कुछ करके दिखाने के बाद ही अपने आप उसको जवाब मिल जाता है। ख़ैर, मैंने अपने आप को हिम्मत बटोरी। इन इन सब चीज़ों के बीच मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करती हूँ और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देती हूँ। घर वालों ने सपोर्ट किया मेरी पढ़ाई को लेकर, लेकिन उन्हें ये भरोसा नहीं था कि क्या इनका एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हर साल लाखों बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठते हैं और सफलता तो कुछ को ही मिलती है। मेरा प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आता है और मैं क्लियर कर लेती हूँ। उस दिन मेरे घरवालों के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। मेरे पापा, मेरे पति, उन सब में एक भरोसा आता है कि हाँ, शायद एग्ज़ाम ये क्लियर कर सकती हैं। अब बारी आती है मेंस की। अब 2018 में ही पीसीएस का पैटर्न पूरा आईएएस पर लागू हुआ था। आईएएस का पैटर्न पीसीएस में आया था और पूरा सिलेबस, पूरा पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका था। ये एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी मुझे उसको करना तो था ही। मैंने जितना संभव हो सका जानकारी जुटाई, इंटरनेट का इस्तेमाल किया, अपने सारे ऑप्शनल के नोट्स मैंने इंटरनेट से खुद हाथ से लिख कर तैयार किए। मैंने अपने इसी रूटीन में से 1-1 मिनट निकाला, क्योंकि मुझे पता था कि इन सिचुएशन से मैं भाग नहीं सकती हूँ, मुझे इसी में रह के कुछ करना है। मैं सुबह स्कूल जाने के लिए 8 वाली बस पकड़ती थी और जानबूझकर सबसे पीछे वाली सीट पे जाके बैठती थी, ताकि अन्य कोई टीचर मेरे पास आकर बात करने के लिए ना बैठ पाए, क्योंकि सबका टाइम वही होता था जाने के लिए। वो 40 मिनट का जो रास्ता होता था उसमें मैं अपना रिवीज़न करती थी। उसके बाद जब स्कूल से छुट्टी होती थी तो रोड के किनारे हमें बस का वेट करना होता था। कभी-कभी 1-1 घंटे तक बस नहीं आती थी। मुझे याद है कि गर्मी के दिन होते थे, छाया भी नहीं होती थी वहाँ पे और हाईवे था तो ट्रक बहुत निकलते थे। तो जब कोई ट्रक तेज़ी से निकलता था, तो अपने साथ में सारी धूल भी लेकर आता था और मेरे चेहरे पर पूरी धूल भर जाती थी। ख़ैर, इन्हीं सब के बीच मैं जब रोड के किनारे बस का वेट करती थी, तो अपना हेडफ़ोन लगाकर मैं करंट अफ़ेयर उस समय त साथ-साथ तैयार करती जाती थी। और घर में जब किचन में काम कर रही होती थी, तो अपना वीडियो लगा कर के मोबाइल में, उसको मैं साथ-साथ पढ़ाई करती जाती थी। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद, लगन को देखने के बाद जो परेशानियाँ थीं, वो धीरे-धीरे अ, अपने आप ही दूर होने लगी। एक दिन पढ़ते-पढ़ते रात को 3 बज गया और मेरा बेटा जो एलकेजी में था, उसका सुबह 7 बजे स्कूल होता था। उस दिन मैं सो के नहीं उठ पाई। हस्बैंड को पता था कि ये रात में जग के पढ़ती हैं, तो उन्होंने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया और बेटे को ब्रेड में जैम लगाकर उसको टिफ़िन में दे दिया, वो चला गया। छुट्टी के समय जब उसको मैं लेने पहुँचती हूँ, तो जैसे ही वो गेट के बाहर आता है, उसने मुझसे बोला कि मम्मी, पढ़े-पढ़े सोती रहती हो, मेरे लिए टिफ़िन नहीं बना सकती हो? उसकी ये बात सुनकर मेरी आँखों से आँसू आ गए। मैं घर आई और मैंने सोचा कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पढ़ाई की वजह से मेरे बच्चों का ध्यान मैं नहीं दे पा रही हूँ, या मुझे पढ़ाई छोड़ कर के सिर्फ़ अपने माँ के फ़र्ज़ में ही लगना चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अब मेरे पास वापस लौटने का विकल्प नहीं बचा है। अब मैं यहाँ से सिर्फ़ आगे ही जा सकती हूँ, मुझे पीछे नहीं लौटना है। मैंने फिर मेंस का एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आती है। मैंने दिन-रात पढ़ाई करी, लगभग सारा सिलेबस मैंने कवर कर लिया, मैंने एग्ज़ाम दिया। लेकिन एक मिस्टेक मैंने की, जो कि बहुत बड़ी एक ब्लंडर थी वो।
वो ब्लंडर ये थी कि मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी। जब भी मैं टॉपर्स के वीडियोज़ देखती थी, तो वो हमेशा एक बात कहते थे कि आंसर राइटिंग मस्ट है। लेकिन मैंने उसको बहुत ही लाइटली लिया। मुझे लगा कि जब हम इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं तो आंसर राइटिंग करने की क्या ज़रूरत है? एग्ज़ाम में जाके लिख लेंगे। लेकिन एकेडमिक्स की परीक्षा और पीसीएस की परीक्षा में बहुत फ़र्क होता है। आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चन करने होते हैं। उस समय मैं यहीं पे चूक गई। मैं पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं कर पाई 3 घंटे में, मेरे काफ़ी सारे प्रश्न छूट गए और यही कारण रहा कि 2018 के मेंस में मैं उसको क्लियर नहीं कर पाई। सारे क्वेश्चन आने के बावजूद भी मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाई। जिस दिन रिज़ल्ट आया, उस दिन मैं बहुत रोई। मुझे बहुत उम्मीदें थी कि हाँ, मैंने इतनी पढ़ाई की है। मैंने सुना था कहीं कि अगर आप लगन है आपके अंदर, सच्ची लगन है, आप सच्ची मेहनत करते हो, तो ईश्वर आपका साथ देता है। एग्ज़ रिज़ल्ट देखने के बाद जब मुझे अपना रोल नंबर उसमें नहीं दिखा पीडीएफ में, तो मुझे बहुत हताशा हुई। मैंने 2 दिन खाना नहीं खाया और मुझे लगा कि अब आगे क्या करें? जैसा कि बता ही रही हूँ कि रुकना विकल्प नहीं था, आगे ही बढ़ना था। तो मैंने फिर से अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया, मुझे लगा कि मैं रो धो लूँगी, पढ़ाई छोड़ दूँगी तो उससे क्या हो जाएगा? इससे बुरा तो हो नहीं सकता है, जो बुरा होना था वो अब हो चुका है, अब इससे कुछ अच्छा ही हो सकता है। ख़ैर 2019 का अटेम्प्ट आता है लेकिन उस दौरान कुछ ऐसी पारिवारिक ज़िम्मेदारियों में मैं उलझ गई कि मैं उस अटेम्प्ट को मुझे स्किप करना पड़ा, मैंने वो अटेम्प्ट नहीं दिया। फिर 2020 की बारी आती है, 2020 के दौरान मैं काफ़ी लकी रही, लॉकडाउन ने मुझे बहुत हेल्प किया, उस दौरान बच्चों की छुट्टियाँ थीं, तो मैंने और भी ज़्यादा समय पढ़ाई को दिया। मुझे याद है 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स का पेपर था, हम जब उसके 2-3 महीने पहले जब तैयारी कर रहे थे, विद्यालय में मैं जाती थी, गाँव का स्कूल था, वहाँ लाइट नहीं रहती थी, गर्मी का मौसम था, पसीना ऐसे-ऐसे टप-टप चूता रहता था, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। मैंने जितना हो सके टाइम को यूटिलाइज़ किया, अपनी पढ़ाई को दिया। रास्ते का समय हो, आने-जाने का समय हो, मार्केट जाना छोड़ दिया, अपने सारे शौक बिल्कुल भूल गई। त्योहार आते थे, मैं मेहंदी नहीं लगाती थी कि जितनी देर में मेहंदी लगाने, रचाने में समय लगाऊँगी, उतनी देर में मैं बहुत सारी पढ़ाई कर सकती हूँ। ख़ैर मैंने पढ़ाई को जारी रखा। प्रीलिम्स 2020 का रिज़ल्ट आया। जैसा कि एक्सपेक्टेड था मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। अब बारी आती है मेंस की। मेंस आ गया, मेरे मन में खुशी के बजाय एक डर आ गया। मुझे ये लगा कि 2018 में मैंने जैसे मेंस दिया, मुझसे जो गलती वहाँ हुई थी, कहीं वो मैं गलती फिर से दोबारा ना कर दूँ। मैंने पढ़ाई शुरू की उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई के घंटे बढ़ाए धीरे-धीरे। लेकिन हस्बैंड ने कहा कि अगर तुम्हें मेंस देना है, तो तुमको घर छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि घर पे बच्चे थे, वो साथ में आके खेलने लगते थे और जो पिछली बार वाली कमी थी आंसर राइटिंग वाली, वो भी मुझे दूर करनी थी। तो मैं 20-25 दिनों के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गई। वहाँ पे मुखर्जी नगर में मैंने एक पीजी लिया और बंद कमरे में कड़कती ठंड में मैंने बहुत ढेर सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की। 3 घंटे घड़ी देखकर मैं रियल एग्ज़ाम सिचुएशन में खुद को रखकर बैठती थी, आंसर राइटिंग करती थी और इतनी आंसर राइटिंग की कि लास्ट तक फिर इतनी स्पीड मेरी बन गई कि मेरा कोई क्वेश्चन छूट नहीं रहा था, मेरे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहे थे। फिर कड़कती ठंड में मैंने मेंस का एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद जब रिज़ल्ट आने का दिन हुआ, ये हुआ कि आज तो मेंस का रिज़ल्ट आने वाला है। मेरे मन में बिल्कुल ऐसे-ऐसे हो रहा था, मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रुक जाऊँगी। रात के 8 बजे करीब रिज़ल्ट का पीडीएफ जारी हुआ और मुझे उसमें मेरा रोल नंबर दिख गया। मैं छत पे गई, मैं बहुत रोई, क्योंकि वो मेंस का जो एग्ज़ाम था, वही मेरे लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन रही थी। इस बार ये आँसू खुशी के आँसू थे, क्योंकि मैंने अपनी उस कमी पर विजय पा ली थी। यही होता है जब हम अपनी कमियों को जानते हैं, उनको तराशते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं, तो फिर हम और निखर के आते हैं। जिस दिन मेंस का रिज़ल्ट आया उसके बाद फिर बारी थी हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी थी। इंटरव्यू के कुछ दिन पहले ही होली का त्योहार पड़ा, उस साल मैंने होली नहीं मनाई, मैंने रंग नहीं लगाया, मैंने कुछ भी नहीं किया। बस पूरे टाइम मैं इंटरव्यू की तैयारी करती रही। उसके बाद इंटरव्यू मैंने दिया और उसके बाद जब रिज़ल्ट का दिन आया अ, रात के उस समय 8 साढ़े 8 बजे थे। जब उसके उस पीडीएफ में मेरा नाम दिखा, तो मुझे लोगों के कॉल आने शुरू हुए। ऐसे-ऐसे लोगों के फ़ोन आए जिन्होंने सालों से फ़ोन नहीं किए, जानने वाले, रिश्तेदार, इतनी बधाइयाँ आईं कि मैं सारी रात उस दिन नहीं सोई। उस दिन मुझे लगा कि मैंने इतनी मेहनत की, इतने संघर्ष किया, लेकिन उसका फल
मीठा मुझे मिला। इसलिए कभी मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए। अगर आपने कोई लक्ष्य बना लिया है, एक बार तय कर लिया है कि आपको क्या करना है, तो फिर 2 बार नहीं सोचना चाहिए। हम अगर मेहनत करेंगे, एफर्ट डालेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। रिजल्ट आने की अगली सुबह मेरे घर पे बधाई देने वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लगभग सभी न्यूज़पेपरों में मेरी सक्सेस स्टोरी छपी थी। मेरा बेटा पेपर लेकर आया, बोला, मम्मा, पेपर में आपकी फोटो छपी है आज, आप बन गई हो यूपीपीएससी। मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। मेरे साथ कुछ ऐसा संयोग बना कि जिस विभाग में मैं कर्मचारी के रूप में काम कर रही थी, उसी विभाग में मैं अधिकारी बनी। जहाँ भी मैं जाती हूँ, लोग मुझे सम्मान देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और उससे भी ज़्यादा खुशी होती है जब मेरी बातों को सुनकर लोग मोटिवेट होते हैं। मेरा मैसेज है उन सभी लड़कियों के लिए जो शादी के बाद अपने सपने को कहीं न कहीं भूल जाती हैं, घर की ज़िम्मेदारियों में इतना उलझ जाती हैं कि अपने एस्पिरेशंस को पूरा करने में वो पीछे हट जाती हैं। पर हमें ऐसा नहीं सोचना है, कभी भी देर नहीं होती है, हम जब भी सोच लें, जब भी ठान लें, हम पूरा कर सकते हैं। कहते हैं कि हर पल ज़िंदगी का इम्तिहान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं है कुछ भी ज़िंदगी में और जीतने वाले के कदमों में जहान मिलता है। उन्होंने मेरा सीवी लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला, तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है। मैं बेसिकली फिरोजाबाद यूपी से हूँ। फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आई तो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोड्यूशन में क्या बोलते हैं मुझे ये नहीं पता था, तो मैं चुप हो गई। तो उन्होंने मेरा सीवी लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला, तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मुंह पे तमाचा दिया हो और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उससे कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तो फिर मैंने सीवी लिया और लौट के चली आई। फिर उसके बाद तो फिर मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिए। इंग्लिश लगता तो था ज़रूरी है, कोशिश भी की, सीखूंगी, ट्राई भी किया। 1-2 बार किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। तो फिर प्रॉब्लम क्या होती थी, इंस्टीट्यूट में जाना होता है, फिर इतना टाइम नहीं होता था कि पढ़ना भी होता था और जॉब्स भी करनी होती थी। सब कह देते हैं इंग्लिश सीखने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, माहौल चाहिए होता है, लोगों से बात करोगे तभी आएगी। अब बात करने के लिए भी तो वो लोग होने चाहिए जो आपसे बात करना चाहें। मैं जो स्टॉक्स की वीडियोस देखती थी मोटिवेशन के लिए, तो लास्ट में एक एडवर्टाइजमेंट था, तो वहाँ पे बोला था कि हमारे एक ऐप है जो स्किल का, तो आप उसे डाउनलोड करिए। तो मैंने सब्सक्रिप्शन कर लिया, और लेकिन सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी इतनी नॉमिनल थी कि मैंने तो सोचा भी नहीं था इतने कम दाम में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। सबसे अच्छा जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो था प्रैक्टिस का, जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में, जो मैं ढूंढ रही थी इतने टाइम से। तो अब ऐसा है कि मैं इतना एबल हूँ कि हाँ ठीक है, मैं बात कर सकती हूँ, इंटरव्यूज फेस कर सकती हूँ। नाउ आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू जोश। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।